तो आज का लम्हा मेरे लिए परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कम से कम इम्पोर्टेंट लम्हों में से एक है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरा पहला लेक्चर फाइनल ईयर के लिए। मैं फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं फाइनल ईयर लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कम से कम 3-4 महीने पहले टॉपिक खत्म, 1-2 महीने पहले टॉपिक खत्म किया। 3-4 1 हफ्ते से लगातार रिवीजन कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक का, ताकि मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। पहले के टॉपिक में तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आसान रहता है चीज़ों को बचाना। लेकिन ये है कि ये जो मेरे संग के आदमी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं लेक्चर, और ख़ासकर इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को क्लिनिकल इम्प्लाइड करते हैं। मेडिसिन और फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी में ये अंतर आता है कि फार्मा और पैथो में आप खाली चीज़ों को पढ़ते हैं, बस उसके ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ों को क्लिनिकली इम्प्लाइड करना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये एक तरीके से सबसे मेरे इम्पोर्टेंट लम्हों में से एक है। मेरे बहुत टाइम से व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, कुछ भी सब्सक्राइबर भी उतनी एकदम स्टैग्नेंट है। ये चीज़ है, तो इसलिए ये चीज़ था कि एक बार बीच-बीच में मैं सोचा कि क्विट करूँ, लगा था कि क्विट कर जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं किया। ये बहुत बड़ी मैं अपने लिए मान सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। को खुद ही तारीफ़ भी करनी चाहिए कभी-कभार। ये चीज़ है, तो आज हमारा मेडिसिन का लेक्चर स्टार्ट हो गया। हम कार्डियोलॉजी कर रहे थे, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी बताई थी। तो ये कम से कम भूमिका सेटअप करनी पड़ती है। मैंने फार्माकोलॉजी स्टाइलिश करी थी, कार्डियक की बहुत लंबी चौड़ी थी। मैं चाहता था सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे पता हो कार्डियक की। फिर हमने एक तरीके पैथोलॉजी में गए, पैथोलॉजी में 2 टॉपिक से बताया भी हमने। पैथोलॉजी स्पेसिफिक टॉपिक तो इसलिए बता दिए, बाकी तो इंटीग्रेटेड में रहेगा हमारा एक तरीके स्टफ। तो एक तरीके से सबसे पहला लेक्चर है ये मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। कार्डियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अदा करती है हमारी एक तरीके से मेडिसिन में। ये मेडिसिन मतलब पूरी मेडिसिन एक लेक्चर में खत्म नहीं होगी। मैं आज एक तरीके से 2 या 3 टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, जो जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा फार्माकोलॉजी में बता दिया है। उसके बाद जैसे जो हम थोड़ा फार्माकोलॉजी बची कुछ होगी उससे एक्सप्लेन करेंगे, और उसके अलावा जो हमारी बची कुछ और जो चीज़ें होंगी उससे भी एक्सप्लेन किया जाएगा, तो अब आगे के लेक्चरों में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो ये तो मतलब आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लम्हा है मेरे लिए, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं, और तो नहीं। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा कार्डियक फेलियर के बारे में। कार्डियक फेलियर में मेरा जैसे मेडिसिन एक्सपर्ट है, मेडिसिन एक्सपर्ट तो सोचना है, आपको ये सोचना ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, वो तो हम फार्माकोलॉजी में चर्चा कर चुके हैं। फार्माकोलॉजी मतलब पैथोलॉजी में या फिर हमें फिजियोलॉजी में बनाया नहीं था लेक्चर, तो थोड़ा सा पढ़ लिया तो लिया ही होगा आपने। तो मैं बता देता हूँ, जब भी क्या है कि हमारा कार्डियक डिस्फंक्शन होता है, तो एक तरीके से हार्ट फेलियर मतलब क्या, जो हार्ट है हमारा जो काम करने में फेल हो गया। हार्ट भी कैसे फेल हो सकता है, हम फेल हो सकते हैं कि हमें वो कैसे फेल हो गया, तो उसका क्या काम है, पंप करना ब्लड को। अब ब्लड को जितना पंप करना चाहिए था उतना उसने पंप नहीं किया, पंप नहीं कर पाया एक बार में। इसके कारण क्या हुआ, हमारा क्या कि चीज़ ऑर्गनों में जो सप्लाई थी, ब्लड की सप्लाई की कमी हो गई। अब ब्लड सप्लाई कमी होगी तो उसमें तो शॉक वाले सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, शॉक वगैरह देखने को मिलेगा हमको। तो ये चीज़ अब इसको कंपनसेशन जब भी होता है, तो जब ये चीज़ घटना जब भी होती है, मतलब कार्डियक फेलियर घटना होती है, तो इसको क्या है कि ब्लड प्रेशर तेज़ी से कम होगा, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फिर मैकेनिज्म कम करने लग जाती है, जैसे सिंपैथेटिक मैकेनिज्म स्टिमुलेशन हुआ। ये फार्माकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाली मैं चलो फिर पे बता ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल बहुत सही है। तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो होता है उसमें हमारा, मैं बता दी, जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, यदि हमारा ब्लड प्रेशर कम जा रहा है, यदि ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो एक तरीके से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होगा, एक तरीके से हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम किस पे काम करता है, इतने वेसल्स पे काम करता है में, तो वो क्या करेगा, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, जिसके कारण क्या होगा, एक तरीके से जो हमारा ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा हाई होगा, ये वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो हाई होगी। और उसके अलावा क्या है कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होगा उसको कम कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे एक तरीके से जो हार्ट रेट है वो एक तरीके से तेज़ी से बढ़ेगी। तो हमारी क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इतना पता है, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो उस तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देगा, क्योंकि हमने एक तरीके से वैसे पिचकाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम लौट के आएगा, है ना। वीनो को कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, वीनो कॉन्स्टिट्यूशन किया हमने, तो जैसे हमने जैसे वीनो कॉन्स्टिट्यूशन किया, हमें फिजियोलॉजी में बताया था कि जब भी फ्लो करता है ब्लड, तो इधर हाई प्रेशर या लो प्रेशर या बैक ब्लड होता है। हमने अब उसमें एट्रिया में तो हम प्रेशर बढ़ा कम कर नहीं सकते सीधे सीधे तौर पे, तो हमने वीन्स का प्रेशर बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या कि इतनी ब्लड जो होता है वो इतनी वहाँ से वहाँ जाने लग गया, ये है ना।
ये सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, बाकी इतना रिवीजन करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन होता है। उसके अलावा जो काम करता है, मैं लॉन्ग टर्म में रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में पढ़ा था कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी आ जाता है उपयोग में। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है इस तरीके से, वो क्या करता है, हमारा सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ा देता है। जैसे सोडियम रिटेंशन, सोडियम के साथ वाटर चलता है, तो सोडियम के साथ क्या करेगा, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो क्या करेगा, हमारे यदि फ्लूइड ही ज़्यादा हो गया, सिंपल सी बात है, तो समझते तो हार्ट अटैक से ज़्यादा फ्लूइड पहुँचेगी। तो ये चीज़ें, तो इस तरीके से फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो इस तरीके से ब्लड सप्लाई सबको सही से मिलेगी। ये चीज़ है जी, सही कहना है। ये चीज़ होती है इसमें कंपनसेशन में। तो इस कंपनसेशन का ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारा, लेकिन एक निश्चित लेवल तक। यदि हमारा कार्डियक की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है तो ये चीज़ें जो होती है, ये मैकेनिज्म मैक्सिमम का सही है हमारा, क्या हुआ, ये सोडियम वाटर रिटेंशन वाला जो हुआ हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का, वो कार्डियक फेलियर को वर्सन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो कार्डियक फेलियर की ये बात है कि हमारा ये तो जो नॉर्मल जो पंप ब्लड आ रहा था उसको पंप नहीं कर पा रहा था, और तुमने और ज़्यादा काम डाल दिया उसमें। ये चीज़ रहता है ना, जैसे हमने फार्मूला जो बात करें, मोर्टेलिटी रिडक्शन, कार्डियक पे जोर कम करना है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे, तो कार्डियक की वैसी हाथ नहीं, बस की नहीं है 50 पे धड़कने की, तुम सारा 100 पे धड़का रहे हो जाता करो, जिसकी खुद की वजह से बस की नहीं है कि स्टॉप वॉल्ट में 50 भी रख पाए हैं, तो साले इतना ऊपर कर रहे हो। तो इसलिए ये चीज़ है ना, तो इस प्रकार क्या है कि ये क्या लोड को बढ़ाती है। ये शॉर्ट टर्म लेवल पे तो कंपनसेशन कर देता है। अब कार्डियक जो होता है वो क्या है, क्रोनिक लेवल पे हो रखी हो चीज़, जैसे क्रोनिक लेवल पे हाइपरटेंशन हो रखी है, क्रोनिक लेवल पे कुछ भी जो हो रखा है, जिसके कारण का कार्डियक जो होता है कंपनसेशन कर जाता है चीज़ों को। मतलब कार्डियक जो अपनी क्षमता होती है बढ़ा देता है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा तो अपनी क्षमता बढ़ाएगा आदमी, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन क्या है कि यदि ये बहुत लंबा चल जाए तो दिक्कत आ जाती है ना, क्योंकि हकीकत में रियलिटी में तो उस काम के लिए उतना आदमी बना नहीं है ना। जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा सा जो नॉर्मल आदमी हूँ उससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन क्या मुझे अब कहते थे कि ज़िंदगी भर डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता हूँ, ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकता ना। भले मेरी क्षमता ज़्यादा हो दूसरों से, लेकिन मैं इतने पढ़ाई के लिए बनाई नहीं ना नॉर्मल आदमी। यार हकीकत में 5-5-6-6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। अब 5-6 घंटे स्टूडेंट के लिए बेटर कर जाता है, स्टूडेंट पढ़ लेता है इतना। लेकिन ये है कि इतना मैं पढ़ता नहीं है ना, उसमें मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, जिम पिम भी जाना होता है, और थोड़ा बहुत काम फाम भी करने पड़ेंगे जैसे आगे चल के, अब भी थोड़ा बहुत करने पड़ते हैं तो कुछ नहीं आना होता है। तो ये क्या हमारा लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है ना चीज़ें। ये समझा करो, मैं जो कॉन्सेप्ट होता है मैं हर चीज़ को एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्या चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म में तो नहीं आती ना, तो इसी प्रकार क्या हार्ट के लिए ये चीज़ लागू हो जाती है। तो ये क्या, इसको करके हमने क्या कि इस तरीके से क्या कर दिया, एक तरीके से जो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था वो इस तरीके से वो तो बढ़ा दिया हमने, है ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो उतनी है ही नहीं। समझे? कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो उसकी है ही नहीं उतनी, जिसके कारण क्या है कि दिक्कत आएगी आगे चल के। ये और ये चीज़ क्या है कि उसको और ज़्यादा दिक्कत करेगी, वोर्सन करेंगी। वोर्सन कैसे करेंगी, जो मैं बता चुका हूँ, अपन एक आदमी का कम रखा, वैसे बूढ़ा आदमी का खर्चा काम छत्ता कम है, तो वो है कि उस पर डाल दिया। अब ये क्या छोटे मोटे लेवल पर तो कंपनसेशन कट जाती है। मान के चलो बूढ़े को 10 ईट डिलीवरी करनी है, मतलब कोई आदमी को, जैसे मैं 5 ईट उठा के ले जानी है, मैं तो कोई उल्टा एग्जाम्पल लगी, तो मैं 5 ईट उठा के ले जानी है। अब मान के चलो मेरे पे 6 ईट, अब 5 ईट से काम चल रहा, मेरे पे डिमांड ज़्यादा है, तो मैं 6 ईट उठा के ले जाऊँगा। अब मेरे पास डाल दी 10 ईट तो भाई मैं तो वहीं गिर जाऊँगा ना, चक्कर खा गए। सिंपल सी बात नहीं है कि यदि मैं चक्कर खा के वहीं गिर गया तो यहाँ 5 ईट जा रही हो, अभी तो एक भी नहीं जा पाएगी। ये भी हिस्सा करो एग्जाम्पल की तरफ है। तो मान लो कंपनसेशन के नाम पे हमने थोड़ा बहुत कंपनसेशन तो कर दिया एक तरीके से। यदि क्रोनिक लेवल पर हार्ट फेलियर है जिसमें मतलब थोड़ा बहुत कम है, तो उसमें हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम कर जाती है, जैसे जो छोटे मोटे लेवल पर हुआ। लेकिन यदि किसी का सिस्टम में बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया किसी में सिस्टम में, जैसे मेरा इस तरीके से था, इस तरीके से मेरा पेट खराब था, या फिर इस तरीके से मैंने कुछ खाना पीना खाया नहीं, इस तरीके से मेरी ताकत खत्म हो गई इस तरीके से, तो क्या होगा, इस तरीके से मैं जो सिस्टम में पहुंचा नहीं पाऊंगा, यानी मेरी में दिक्कत आ जाएगी, इस तरीके से मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे में मेरे पर लोड डालना ज़्यादा खतरनाक होगा ना। मैं ये चीज़ भी तो नोटिस करनी है कि कार्डियक फेलियर आज इसके लिए कर रहा है, मैं
कॉन्सेप्ट को डीप करने का प्रयास करूँ। बाकी वैसे तो इसका मेडिसिन से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं, मेडिसिन में खाली सिम्टम वगैरह देखने होते हैं, मेरा मूड वगैरह सब समझाने का था, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ हर किसी को समझने का प्रयास करना चाहिए। छोटे बड़े नॉर्मल आदमी के तो ईटर डिलीवर करके आनी है, तो मतलब एक तरीके से आदमी अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकता है, लेकिन वो एक निश्चित रेंज में बढ़ा सकता है, और वो निश्चित रेंज में बढ़ाई हुई क्षमता भी कुछ समय के लिए रहेगी। जैसे मेरी ईंटें 5 ईंटें उठाने की क्षमता में 6 ईंटें उठा रहा हूँ, 6 ईंटें भी मैं कुछ समय के लिए उठा सकता हूँ, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन। उसके बाद तो मैं कह दूंगा भैया मेरे पे बस की बात नहीं है, मैं तो 6 ईंटें नहीं उठा रहा, मैं 5 भी नहीं उठा रहा अब तो, ये है ना। तो इसी पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हमारे, जो उसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो पहली जो चीज़ आती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मेडिसिन का मतलब सबसे पहले आपको देखना है सिम्टम्स। सिम्टम कौन कौन से देते हैं ये चीज़ पता होना चाहिए। सिम्टम आता है हमारे पास इस तरीके से ज़्यादा फ्रोटिस्पुटम जो होती है, अभी क्या ना, इतनी सिम्टम जो आते हैं इस तरीके से वो देखने मिलता है हमको। काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग देखने को मिलती है। ये अच्छा मैं ज़्यादा ही ऊपर चला गया। पिंक प्रोटिस्पुटम हुआ, या फिर आप यार ज़्यादा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल जाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पे आते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पे। यदि मान लीजिए राइट साइड हार्ट फेलियर है, इसका मतलब क्या है, राइट साइड से जो पंप है इस तरीके से कहाँ पंप किया जाता है, पल्मोनरी लेवल पर कहाँ से लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है सिस्टम सर्कुलेशन से। मान लीजिए हार्ट फेल हो गया तो मतलब क्या है, यहाँ से ब्लड जा नहीं रहा और उधर ब्लड आ नहीं रहा। अब उधर ब्लड नहीं आया तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से ब्लड नहीं जाए तो क्या होगा, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगे। क्या क्या जितने भी एडीमा होंगे शायद हमारे, क्योंकि जहाँ पे तेरी ब्लड ज़्यादा हो गया, तेरी फ्लूइड इतनी जरूरत थी नहीं हमको, उससे ज़्यादा हो रखा है फ्लूइड। क्या क्या आएगी, जैसे कि एंकल एडीमा डेवलप हो सकता है, उसके अलावा हेपेटोमेगली डेवलप हो सकती है। क्योंकि हेपेट से भी जाता है ना, पोर्टल वेनस सर्कुलेशन चलता है लंबा, पूरा पोर्टल वेनस सर्कुलेशन ही बिगड़ गया, पोर्टो केवल अनास्टोमोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। मैं मतलब छोटी मोटी रेंज होती है, इससे ज़्यादा पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस डेवलप हो गया। इस तरीके से ये लगाई प्राइम एग्जाम्पल, एसाइटिस डेवलप हो सकता है, तो एसाइटिस भी डेवलप हो जाता है। एंकल एडिमा जो होता है मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर होता है, यदि आपको देखना है इस तरीके से राइट साइड हार्ट फेलियर, तो एंकल एडिमा जरूर मिलता है, ज़्यादातर मिलता है एंकल एडिमा। और बाकी के सिम्टम है जैसे एक तरीके से हमारा लिवर सिरोसिस बताया, मैं एसाइटिस बताया, और जो एडिमा है वो एक तरीके से डेवलप हो जाते हैं। यदि मान के चले इधर की साइड हो, हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो, तो क्या होता है, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या सिम्टम डेवलप होंगे। सिम्टम के बारे में अच्छे ना, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं सोचना है। यदि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो तो जो सारा की सारा फ्लूइड है वो कहाँ इकट्ठा हो गए थे, पल्मोनरी एरिया या पल्मोनरी एरिया के आसपास जो होता है हमारा पेरिफ्लूरल स्पेस हुआ, वहाँ इकट्ठा होगा। वहाँ इकट्ठा होने से क्या होता है, मेन जो चीज़ होगी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें सांस लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सबसे खतरनाक है हमारे लिए। हम लिवर के बिना रह सकते हैं, एंकल एडिमा तो कुछ दिक्कत ही नहीं देगा। लेकिन ये है कि एक तरीके से हमारे जुगुलर वीनस डिस्टेंस, मतलब ये तरीके साइन वगैरह मान लीजिए जुगुलर वीनस डिस्टेंशन हुआ है, यहाँ पे वेन से हमारी डायलेटेड होने लगेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से उसमें जो हमारा क्या हुआ है तरीके से वो फ्लूइड वगैरह क्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी एक लिमिट तक ही सहन कर सकता है आदमी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की लिमिट से ज़्यादा हो जाता है कि तो कोलोटोंकेटिक प्रेशर लिम्फेटिक कुछ नहीं कर पाते, फिर वो आगे राम नाम सत्य होता है उनका। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एडिमा डेवलप हो गया। जिसके कारण के पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है, जिसके कारण क्या वेनस डिस्टेंशन मिलता है। इसके मैंने बताया थे पल्मोनरी कंजेशन, मैंने बताया था कुछ हद तक। तो पल्मोनरी कंजेशन में क्या होता है, एक तरीके से जो फ्लूइड है एक तरीके से वो ज़्यादा हो जाता है। तो हार्ट, उसके लिए मैंने एक टर्म यूज़ करी थी जो हमने ली थी कि हार्ट मैक्रोफाज जो होती है वो इस तरीके से क्या लेती है, हमारी हीमोसिडेलिन लेडन होती है, और उसे क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर सेल कहते हैं। पैथोलॉजी का सेटअप हमने डिस्कस कर दिया था, उस समय तो याद होगा, अभी थोड़ा बहुत चीज़ पढ़ा, पहले पढ़ाई, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है, और उसके अलावा क्या होता है, हमारा डिसेपनिया जो होता है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये क्या है कि हमारा क्या है कि समझ कार्डियक आउटपुट कब ज़्यादा होगा, दिला लीजिए जब आप लेटे होंगे कि इतने खड़े हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो मेरे कार्डियक आउटपुट मीडियन में, यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा कम होगा, मेरा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कम, क्योंकि इस तरीके से
पूरे जो वाल्व वगैरह जो होंगे वीनस के वाल्व उनको जोर लगाना पड़ेगा इस तरीके से हमारा पंप करने के लिए ऊपर की साइड। मतलब इस तरीके से कार्डियक आउटपुट का रिलेशन एंडो डायस्टोलिक वॉल्यूम से तो ना क्वांटिटी के जरिए ज़्यादा वो ब्लड कितना आ रहा है फिर डिपेंड करता है ना। तब यदि सिंपल सी बात है बाहर से घूम के इधर आया ब्लड, ब्लड आया तो ब्लड के बाद क्या है कि उसको एक तरीके से पंप करने के ब्लड भी तो चाहिए ना। ये बात है जब ब्लड आया है यहाँ पे तो ये चीज़ काम करती है। अब ऐसे में यदि मैं लेटा हूँ तो मुझे तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीनस ब्लड आएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीनस ब्लड आया किससे? वीनस से, सर्कुलेशन से। राइट साइड में तो मामला सही है क्या हमारा? अभी मैं बात कर खाली राइट साइड की, दोनों साइड की बात नहीं पूछा, एक ही साइड की बात है। राइट साइड में तो मामला सही है, पल्मोनरी में तो पहुंच गया, लेकिन लेफ्ट साइड में तो मामला खराब है। तो पल्मोनरी लेवल ब्लड लेवल ब्लड लेवल ज़्यादा हो गया, फ्लूइड लेवल ज़्यादा हो गया। यानी कि जैसे हम सो रहे हैं या फिर इस तरीके से सो रहे हैं, सोते टाइम क्या होगा कि हमें ब्रेथलेसनेस डेवलप हो जाएगी, जिससे क्या कहते हैं एक तरीके से वो क्या कहते हैं वो नॉक्टर्नल कफ कफ एक तरीके कफ आ सकता है। उसके अलावा क्या कहते हैं नॉक्टर्नल डिस्लेप्निया कहते हैं, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्लेप्निया कहते हैं। उसके अलावा यार ब्राइट लेटर क्रिपिटेशन डेवलप हो जाते हैं एक तरीके से, जो कि एक तरीके से एडिमा की फाइंडिंग होता है ब्राइट लेटर क्रिपिटेशन। उसके अलावा ईसीजी मतलब ईसी को चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा पल्मोनरी एडिमा में आता है। इस तरीके से किसमें डिफरेंशिएट करना है, इस तरीके से पल्मोनरी एडिमा कॉज के कारण है या इस तरीके से किसी कारण कार्डियक कॉज के कारण है, तो उसमें आता है इस तरीके से हम ज़्यादा बीपीएन लेवल नापते हैं एक तरीके से किसका मतलब इस तरीके से बीपीएन लेवल नापा जाता है इस तरीके से एन टर्मिनल प्रो बीपीएन लेवल। तो ये क्या है आइडेंटिफाई करना होता है यदि पल्मोनरी में कार्डियक कॉज के कारण है पल्मोनरी कॉज के कारण है। तो यदि बीपीएल लेवल नहीं भी दिया हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वेट विंग साइन देखने को मिलेगा या कैरी बी लाइन देखने को मिलेगी जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तभी करेंगे इसको। ये है तो इसलिए तभी तो मेडिसिन में जाना इतना आसान नहीं होता, तो सारी चीज़ों से घूम जाते हैं इसके और सारे एक्सरे करने वाले सब में जैसे हो सकता है कि खाली चेस्ट एक्सरे देखकर आपको मेडिसिन मिल जाए। तो ये चीज़ है तो उसमें मतलब वेट विंग साइन देखने को मिलेगा। अब मेरे पास चेस्ट एक्सरे तो रखा तो नहीं है कोई, तो मैं कैसे बताऊंगा, तो ये देख लेना मतलब सर्च करके कि वेट विंग्स है कैरी बी लाइन देख लेना मिलती है। वो बीपीएल लेवल से भी पता लगा सकते हैं इस तरीके से कि उसका पल्मोनरी कॉज है या कार्डियक कॉज है। पल्मोनरी एडिमा मतलब कॉन्सेप्ट खाता है इस तरीके से। तो पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा तो कफ डेवलप हो सकता है। उसके अलावा मेन चीज़ है कि डिसेप्निया डेवलप हो रहा है, जो कि किस में ज़्यादा होगा इस तरीके से, जो कि यदि हम लेटने वाली पोजीशनिंग में आएंगे ऑर्थोपनिया जो होगा इस तरीके से, ऑर्थोपनिया कहते हैं सही शब्दों में इस तरीके से, वो जिसमें डेवलप होगा। हाँ, अब ये मैं एक तरीके से इतने बढ़िया कॉन्सेप्टेशन कह सकता हूँ, ये चीज़ डेवलप होती है क्योंकि इसका केस मैंने प्रॉपर देखा था और डील भी किया था। ये बकायदा ये तो ये ऐसी बात पता चलना मैंने केस वगैरह देख नहीं था कि मैं डॉक्टर वगैरह की हैसियत आप देख सकते हैं। फाइनल ईयर भी हमने 2 या 3-4 महीने की तो हो गई हमारी, मेरी का तो आधे महीने की सी हो आ गई। तो ये चीज़ें तो ऐसा मत समझ लेना कि हमको डॉक्टर नहीं समझते, तो मैंने बकायदा केस देख रखे हैं ऐसे, जिसमें क्या है कि इतनी सारी सिस्टम में क्लबिंग एक बहुत बड़ी चीज़ थी। क्लबिंग का खबर पता होगा विंडो दिख जाती है, उसकी विंडो नहीं दिख रही थी, तो ये क्लबिंग बहुत बड़ा साइन था, इस तरीके से मिल रहा था। तो क्लबिंग जरूर देखने को मिलेगी इसमें। फाइंडिंग में याद है ना पेरिफेरल फाइंडिंग की एडिमा की बात करें तो पेरिफेरल फाइंडिंग में क्लबिंग भी देखने को मिलेगी यदि ये कहते कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो। अब यदि मान लीजिए और सिम्टम क्या आ सकते हैं, तो इतना ही काफ़ी आपके लिए मोटा के नाम पे। उसके अलावा जैसे क्या कि हमारा कन्वर्सेशन में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट रेट में पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ब्रेथ हो गया और अपनी नॉक्टर्नल कफ वगैरह देखने को मिली। तो मेन और डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं हम एक तरीके से क्राइटेरिया यूज करते हैं, जिसमें हम एक तरीके से फर्मिंगम क्राइटेरिया यूज करते हैं। फर्मिंगम क्राइटेरिया मैंने लिख रखा है इस पर, तो ऐसा फर्मिंग का क्राइटेरिया जो है वो तरीके से होता है। हमारे 2 प्रकार क्राइटेरिया होता है, एक होता है मेजर क्राइटेरिया, एक माइनर क्राइटेरिया। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट बताएगा 2 मेजर क्राइटेरिया या फिर एक मेजर है तो 2 माइनर क्राइटेरिया चलेंगे हमारे पास। मेजर क्राइटेरिया में क्या आता है, हमको सिर्फ कार्डियोमेगेली देखनी होती है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है हमको एक तरीके से एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, तो सीधे सीधे सिम्टम है। कार्डियोमेगेली क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ गया, पंप हो नहीं रहा, तो ब्लड वहीं इकट्ठा होगा ना कार्डियक के अंदर, सारा ब्लड तो लौटेगा नहीं, थोड़ा बहुत स्पेस है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, फिर और इकट्ठा हो जाएंगे। तो एक तरीके से इंच टेप थोड़ी खिंची हुई थी और खिंच के एक तरीके से फैल के एक तरीके इंच टेप ही नहीं रही, मतलब एक तरीके से इलास्टिक ही नहीं रही, वो है क्या बन गई एक तरीके से रस्सी बन गई। तो ये चीज़ लगा लीजिए, तो ये खिसक 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 करके बहुत कार्डियोमेगेली कर दी उसकी।
उसके अलावा नेक वेज डिस्ट्रक्शन बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट साइन रहता है, तो मेजर क्राइटेरिया में आता है। उसके अलावा हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, ये तरीके से पल्मोनरी पूलर क्या कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमी से जुड़े हुए है। उसके अलावा क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्टेपनिंग, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बताई थी। ये इसके लिए जाने माइनर क्राइटेरिया क्या होते हैं, जिसमें एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा बताया था मैंने, तो उससे एक वैसे होता है पल्मोनरी एडिमा तो पल्मोनरी में ही सीधे डेवलप हो गया, बाकी उससे जो हमारा प्लूरा होता है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, प्लूरा इफ्यूजन डेवलप होता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि कंपनसेशन में हार्ट रेट ज़्यादा काफ़ी टाइम तक देखने मिल जाती है, क्योंकि हार्ट रेट का कंट्रोल काफ़ी हद तक उसके पास रहता है हमारा। क्योंकि एक तरीके से कार्डियक हमारा ये कि आपको डंडा लगे बैठ जाएगा इस तरह पे, तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन आप दौड़ना तो बंद नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप पीछे डंडा लगे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि हार्ट रेट यूजुअली ज़्यादा मिलती है, मतलब इस तरीके से भैया और कुछ नहीं आया, हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगी, ये चीज़ है। तो कम इसका अंदाजा आ जाता है इस तरीके से। तो हार्ट रेट कम करने होते हैं, मतलब यदि कंपल्सेशन होते हैं तो हार्ट रेट यूजुअली ज़्यादा मिलती है, तरीके से आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह हमको ज़्यादा मिले नहीं मिले, लेकिन हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगी। हार्ट रेट ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा ऐसे मतलब मेजर कैटेगरी में तो हेपेटोमेगाली याद रखना। उसके अलावा मैंने एंकल एडी में बताया था, वो याद रखना। और उसके अलावा क्या बनाया था मैंने, नॉक्टर्नल कफ बताया था। तरह के तरीके से थोड़ा जुड़े जुड़े बात करने, जैसे नॉक्टर्नल डिस्पेनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कफ वगैरह आने से दिक्कत नहीं थी, डिस्पेनिया से ज़्यादा दिक्कत देती, तो उससे कफ जो होगा वो किस में आ जाएगा, इस तरीके से हमारा उसमें आ जाएगा, या फिर इस तरीके से डिस्पेनिया भी आ जाता है। इस तरीके से नॉक्टर्नल डिस्पेनिया, नॉक्टर्नल डिस्पेनिया यूज करे थे जैसे मेजर क्राइटेरिया, खाली डिस्पेनिया कर देते थे माइनर क्राइटेरिया। डिसाइड इसलिए विवाद कुछ नहीं पूछता, ये है कि तरीके से ये पता चलता है कि परमानेंट एडिमा दे मेजर क्राइटेरिया है, इफ्यूजन दे माइनर क्राइटेरिया है, कार्डियोमेगाली दे तो क्या कहते हैं तरीके से मेजर क्राइटेरिया, क्योंकि इस तरीके से हकीकत में चेंज आया है। टैकीकार्डिया दे तो उतना मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि कभी भी कंपनसेशन फेज में भी होते हैं टैकीकार्डिया डेवलप होता है। हाँ, नेक वेन डिस्टेंशन दे मेजर क्राइटेरिया, क्योंकि एक तरीके को परमानेंट बता देंगे कि तेरी नेक वेन डिस्टेंशन मिलेगा तो उसमें कार्डियो फेलियर होगा। एंकल एडिमा के केस में आप नहीं कह सकते ये चीज, क्योंकि एंकल एडिमा और कारणों से भी तो हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं है। मान के जरा मैंने बताया तो इन्फ्लामेशन वगैरह हो गए एंकल में, सीरियस आते इतनी सोचने की बात है। एंकल इन्फ्लामेशन हो गया, हड्डी टूट गई तब भी तो मानिए एंकल की हड्डी टूट रखी है मैंने, तो बड़ा मारा एक तरीके से एंकल की हड्डी टूट गई या कुछ भी इधर से इंजरी हुई, इन्फ्लामेशन होगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। इधर की साइड तो ये चीज नहीं मिलती ना। नेक वेन डिस्टेंस है, वेन डिस्टेंस उससे ना बदलना, खाली फ्लूइड ना होने को, तो वो उसमें और जो होते हैं थायोग्लोसल सिस्ट हुआ या और भी जगह भी हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती। तो इस तरीके से अच्छे समझ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। हाँ, उसके अलावा जैसे उसके मैंने बताया जैसे ये तो मैंने एडिमा वगैरह की फाइंडिंग बनाई थी, सप्लाई नहीं होगी तो मैं बता रहा हूँ उसकी फाइंडिंग। यदि सप्लाई नहीं होगी तो क्या कहते हैं इस तरीके से, यदि लेफ्ट हार्ट फेलियर बताया तो इस तरीके से ओलिक यूरिया देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इस तरीके कम देखने को मिलता है यदि ये लेफ्ट हार्ट फेलियर। यदि आगे की फाइंडिंग है तो ऊपर की फाइंडिंग नीचे की फाइंडिंग में क्या होगा ये। इस तरीके से हम आते हैं, इस तरीके से किस एक्सपर्ट पे आते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे। तो खाली सिम्टम की बात चली देते देर से बकवास कर रहे हैं, हमारी खाली सिम्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो एक आज काफ़ी लंबे टॉपिक हो जाते हैं। आज हमने ज़्यादा बकवास ज़्यादा करी, फालतू के दिए हमारे हो गए, तो लंबा टॉपिक कार्डियोलॉजी थोड़ा बहुत और टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊंगा आज मैं, लेकिन कल से हम इतने फटाफट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये तो इस तरीके से मैं बात करेंगे जो क्या वर्कअप करना है। तो मैंने बताया था कि ए प्रो BNP लेवल चेक करना होता है, जिसके कारण क्या पता लगता है हमको, BNP लेवल चेक करने से क्या पता लगता है इस तरीके से हमको ये कोजे के कारण है या फिर इतनी नॉन कोज के कारण है जो हमारा हार्ट फेलियर। और उसके अलावा क्या कहते हैं हमको एक्सपीरियंस चेक क्या कहते हैं कैरी बी लाइन, और उसके अलावा कहते हैं बेड विंग साइन देखना मिलता है। इकोकार्डियोग्राफी पे क्या करता है, इकोकार्डियोग्राफी जो होता है उससे हम निकालते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन जो नॉर्मल आता है तो 60-70 20 होता है, 65 याद रख सकते हैं। यदि वो इस तरीके से हम लगा लें 70-40 से कम है तो वो इस तरीके से हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है, या इस तरीके से क्या कहते हैं हमारा सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन कहते हैं। पहली बात इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन मैंने बताया था कि धीरे जो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है
जो वॉल्यूम होता है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और इंटू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। समझिए ये चीज थोड़ी सी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है इस तरीके से वो जब बढ़ता है, मान के चले मेरी यानी कि ब्लड से आने वाला ब्लड भर रहा है, लेकिन आप जो सप्लाई कर रहे हैं यानी सिस्टोल में जो जा रहा है ब्लड उसी से निकाल के माइनस करके जो हमारा एक तरीके से जोर लगाए तरीके से जो हमारे सिंपैथी में जो ब्लड वहां से आया वो यूं की यूं चला गया, तो उसमें तो हमारा हार्ट का तो कोई योगदान ही नहीं है ना। हमारा ब्लड एक तरीके से ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली, हालांकि वो एक तरीके से 3-4 गुना तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, लेकिन जो का ब्लड एक तरीके से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कहेंगे ब्लड ज़्यादा खाता है कि मैं हम एक साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, उतनी पूरी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि मान के चले वो ब्लड जा रहा था एक तरीके से, ब्लड का फ्लो इतनी वेन्स में कम होता है एक तरीके से, लेकिन आर्टरी में ज़्यादा होता है। उसका क्या कारण है? मेन चीज़ ये उसका वो उसका कारण होता है हमारा हार्ट, क्योंकि जो हार्ट जो होता है इस तरीके से उसमें प्रेशर डालता है, जिससे करके अलग से प्रेशर आता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे जो पर मिनट पे हिसाब लगा सकते हैं, वो मेन चीज़ तो फ्लो से मतलब है ना। हमको प्रेशर ज़्यादा के संग गए, कम के संग भये, या भाई भाई नहीं तो कह अलग बात है, लेकिन हमारा मेन तो चाहिए कि फ्लो से मतलब बिना प्रेशर के बहे या कम प्रेशर के बहे, ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बहने से मतलब है ना, मेन चीज हम कहते हैं फ्लो को कंपेयर कर रहे हैं। मान के चले हमने जो जिस प्रकार हमारा वीनस पे फ्लो चल रहा था उस पर हमारा आर्टरी में फ्लो हो गया, कोई योगदान ही नहीं रहा, तो सीरीज में हार्ट तो हमारा है ही नहीं है अस्तित्व में है। हाँ एग्जाम में 0 अंडा आए उसके हार्ट के, अरे 0 अंडा तो नहीं आता, 0 अंडा का मतलब तो हम खत्म है फिर तो। ये चीज़ें तो हमारा ये चीज चल रही है। तो यदि मान के चले यदि ये रिड्यूसेशन फ्रैक्शन जो होता है वो होता है हमारा इस तरीके से, जब हार्ट फेलियर रिड्यूसेशन फ्रैक्शन मतलब होता है कि यदि ये हमारा 40% तक कम आ जाए है, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम अपना इंडस्ट्रियल वॉल्यूम 40% तक कम है, जैसे हार्ट फेलियर में रिड्यूसेशन फ्रैक्शन है यदि 50% के ऊपर है, यानी कि प्रिजर्व होता है हमारा एडजस्टिव फ्रैक्शन। अभी प्रेजेंट की हिस्ट्री में हार्ट फेलियर कैसे है इसकी स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने कितने लंबे टाइम से एक्सप्लेन करी है, वो इसका रोल आएगा यहाँ पे। तो हार्ट फेलियर विद इजेक्शन फ्रैक्शन और हार्ट फेलियर विद क्या कहते हैं हमारा प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, ये हमारा लगता है ईगो से। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे ध्यान रखना, हाइपोनेट्री में हाइपोकैली में दोनों मिलेंगे। सीधी सी बात है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन आएगा तो एमसी को छोटे मोटे आंसर कर लेना, आता ही तो दिखे जाते हैं क्वेश्चन। मतलब इधर ही इन्वेस्टिगेशन वगैरह से मतलब नहीं है, खाली एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने का मतलब है, बाकी चीज़ों का। तो अब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। हार्ट फेलियर में रिड्यूसेशन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी कि इस तरीके से किस प्रकार का फेलियर है हमारा सिस्टोलिक फेलियर। ये सिस्टोलिक फेलियर याद रखना क्या होता है हमारा हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। सिस्टोलिक याद रखना शब्द ये काफ़ी बार पूछता है, ये रिड्यूसेशन कंडीशन के हिसाब से आपको पता लगाना चाहिए कि सिस्टोलिक फेलियर है क्या डायस्टोलिक फेलियर है। रिड्यूस जहाँ पर इस तरीके से कोई आपको रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन वाला लग रहा होगा, इस तरीके से वो इस तरीके से सिस्टोलिक फ्रैक्शन में जा रहा होगा। तब लगाइए तेरी हार्ट का क्या काम होता है, तेरी हार्ट कैसे काम करता है। तेरी जो हार्ट डायस्टोल में डायलेट होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को इकट्ठा करता है अपने यहाँ, और जब सिस्टोल में कॉन्टैक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करता है, डायलेट करके ब्लड ले लिया और स्टोर करके पंप कर दिया, नीचे डाल दिया। मान के चले इस तरीके से क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन आई जिसके कारण क्या है कि ब्लड से वो सही ढंग से ले रहा है ब्लड सारा, यानी इतनी एंडास्टोलिक वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, उल्टी घटने नहीं देगा। इस तरीके से मैं बात सिस्टोलिक ब्लड से नीचे से कम जा रहा हो तो एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? मैं तो सोडियम रिटेंशन के बात है कि रिटेंशन हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कैटाकोलामिन वगैरह काम करने लगेंगे हमारे जो तरीके बीज पचकाने में और ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्लो, जिसके कारण क्या ये तो बढ़ ही रहा है तरीके से, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो हार्ट है उसमें दमी नहीं है, हार्ट में तो दमी नहीं है ना आगे पंप करने की, तो उसने क्या किया यहाँ पे तो ब्लड आया लेकिन नहीं रुक गया। है किस तरीके से जो हमने जो हार्ट में जितना ब्लड आया उतना के लगभग ही चला गया। हार्ट ने जो ऐड किया मान के चले पहले जो नॉर्मल केस में 50-60% एक्स्ट्रा जो ऐड कर देता था फ्लो में, वो ऐड कर ही नहीं पाया, वो उसने बस बिल्कुल से 30-40% ही ऐड किया। ये मैं कहने ना कि 30-40% का मतलब यहाँ से ब्लड आया तो 30-40% ही रह गया, जो ब्लड आया नहीं मतलब आगे तो जाएगी। लेकिन जब हार्ट अपना ऐड करता था जो हमारा फ्लो रेट में जो इसका इम्पैक्ट आता था फ्लो रेट में, जहाँ आर्टरी और वेज के प्रेशर में अंतर होता था, वो
अब वो अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि इतने वो अंतर अब मान लीजिए घट-घटा के 40% पे रहेगा, क्योंकि इतने उसने इंजेक्शन फ्रैक्शन को इतना ही कम कर दिया है। ये तो धीरे-धीरे आपको प्रेशर तो बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरीके से वो किडनी वगैरह जो हुई उनको तो हमारा हाई लेवल पे ब्लड प्रेशर चाहिए। जीएफआर वगैरह का जैसे समझते हैं ना, तो उनको तो हाई लेवल पे चाहिए, तो वो क्या और बढ़ाती है, तो वो क्या इंडस्ट्रियल वॉल्यूम का प्रेशर तो बढ़ा रही है हमारा, लेकिन सिस्टम वो क्या फिर भी उतना नहीं रह रहा। वो उसमें क्या इंजेक्शन फ्रेंड्स तभी भी हो जा रहा है, हालांकि कंपनसेशन इसमें भी हो जा रहा है। हाँ, क्रॉनिक कंडीशन में कंपनसेशन इसमें भी हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है कंपनसेशन? मैं कहूँगा जो प्रीवियस लेयर पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में जितना चाहिए था किडनी को, उसने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा बढ़ा के पहुंचा दिया था। लेकिन ये कि जो हार्ट पे तो उससे जोर पड़ा ना, भी सिंपल सी बात है, हार्ट के मामले में कोई हाथी थोड़ी ना कि फैल फैल के फैल जाए, इतना फैल जाए, इतना फैल जाए और इतना दिन फैल जाए। अंदाजा आ सकते ना। तो अब किडनी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको तो जितना जीएफआर के लिए चाहिए, इतनी फिल्ट्रेशन के लिए चाहिए, वो उतना तो मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने तो इतना एंडोस्टोल वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया, इतना कि पूछे मतलब उसने तो बिल्कुल उस लेवल पे पहुंचा दिया, ऑर्गन को तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। यदि हम क्रॉनिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, वही क्रॉनिक कंडीशन में तो उसने को हमारे ऑर्गन को तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जो हमारे इतनी दीवार में क्या बोलिए, तो हमारे ऑर्गन को तो इतना इम्पैक्ट आ नहीं रहा ये। लेकिन क्या है कि जो हमारा शरीर जो हार्ट है उसमें तो इम्पैक्ट आ रहा है ना। एक आदमी भूल भूल के कितना भूलेगा, ये भी तो बात है ना। तो इसलिए उसमें क्या है कि हमारा क्या है कि हार्ट एक धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो गया। लगा सकते ना, मर आदमी अपने अंदर ही अंदर मर रहा है। आपको देखने पे, बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से चीजें सही हैं, दिक्कत होंगी तो थोड़ी बहुत होंगी, एक तरीके से ज्यादा नहीं है, लेकिन हार्ट है वो अंदर ही अंदर मर रहा है, धीरे धीरे मर रहा है, ज्यादा एक तरीके साइलेंट है, धीरे धीरे मरता जा रहा है, क्योंकि उसके बस की रही नहीं। फ्लूइड वगैरह इतना ऊंचा ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया किडनी ने, पूछे ही मत। एक तरीके से जो हमारा क्या है कि वो जोर लगाना चाहता हो रहा है, लेकिन फ्लूइड ही इतना आ जा रहा है इस तरीके से। अब फ्लूइड में उतना आ जा रहा है तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाने के लिए तो हमने कुछ करा नहीं। अभी तो मैं कहते ना कि डाइजोसिन या डी विटामिन दे देंगे, उसके लिए देखा जाए तो वो क्या कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ी तो है नहीं उसकी। ये छोटे मोटे लेवल पे प्रेशर बढ़ता तो कार्डियक में कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बढ़ाता ना, कोई सिंपल सी बात है। हम ज्यादा जोर लगाने हैं, अब जैसे मेरी स्कूल का जो जोर उसको उठाना है तो मुझे अलग जोर लगाना पड़ेगा, इसको उठाना है तो मुझे अलग जोर लगाना पड़ेगा। ये ना थोड़ा वजन ज्यादा होगा तो इसलिए मैं और ज्यादा जोर लगाऊंगा। लेकिन मान के चले ये बगल का बेड उठाना है तो फिर से बदल होता है तो जोर तो धड़ाका धड़ा ही नहीं जाएगा ना। तो ये चीज कार्डियक की केस में होती है। तो ये क्या जोर के नाम पे क्या एंडोस्टेरोन बढ़ा तो दिया किडनी ने, और जो हमारा कैटाकोलामिन वाला सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन ये चीज देखने के हार्ट के लिए बस की है भी कि नहीं इतना वजन झेल लेगी। ये कि जिसके कार्डियक मर रहा होता है धीरे धीरे करके। लास्ट में ऐसी चीज है कि कार्डियक बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। इसी आप समझे प्रिजर्वेशन में क्या होता है। चलो इसके मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। कार्डियक हेविली प्रिजर्वेशन प्रेशन, तो एक तरीके से क्या यूज कर सकते हैं। एक तरीके से जो ये किडनी की दिक्कत है सारे भेजते हैं, किडनी की दिक्कत है, एक तरीके से उसको ही समाप्त कर दो, तो किडनी निकाल के बाहर नहीं फेंकनी। वो किडनी का जो एंजियोटेंसिन सिस्टम जो काम कर रहा होता है उसको ही बंद कर दो। कैसे कैसे बंद कर सकते हैं? एंजियोटेंसिन ब्लॉकर से, एंजियोटेंसिन इस इनहिबिटर से। तो प्राइमरी यदि आपसे पूछे कि प्राइमरी मोर्टेलिटी रिडक्शन इन कार्डियक फेलियर क्या होगा, तो हमारा ये बात है आंसर जाएगा सीधे ये, क्योंकि इस तरीके से हमारा वेल्स भी एक तरीके से ये कि कितना पिचकेंगी उसकी लिमिट है, आर्टरी की भी लिमिट है इस तरीके से। लेकिन किडनी की तो लिमिट ही नहीं है, तो कितना भी फ्लूइड बढ़ा सकती है हमारा। तो इसकी लिमिट को इसका मूवमेंट करना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोर्टेलिटी रिडक्शन आपसे पूछ सकता है, 4 एग्जांपल दे के पूछ लेगा सबसे पहली ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। हाँ 4 एग्जांपल दे देगा, उसमें भी सीधे ऐसे इनहिबिटर वगैरह में ये एग्जांपल याद होने चाहिए, इसलिए तो समझ मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ाई थी आपको। ये एनाडापेल लिस्नोप्रिड वगैरह जो होते हैं सारे एग्जांपल पता होना चाहिए आपको कौन से बनते हैं। तो उसके मैं क्या आपको एग्जांपल लिख के देगा। प्रिल से याद रखना, जहाँ मैं प्रिल आया, प्रिल यदि दे रखा होगा एक ड्रग में ये पिल दे रखा है, एक ड्रग में लॉल दे रखा होगा, एक स्पाइरल इलेक्ट्रॉन वगैरह दे रखी होगी ये लिए। तो उसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी ड्रग कौन सी रहेगी? प्राइमरी ड्रग एस इनहिबिटर ही रहेगी हमारी, ये एस इनहिबिटर या रिसेप्टर ब्लॉकर। यदि दोनों ही सम ऑप्शन कभी नहीं देगा, वो एक ऑप्शन देगा। यदि दोनों दे दे तो इनहिबिटर रिसेप्टर को देखना, क्योंकि तरीके से उसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं।
उसके बाद क्या रहता था हमारा एक तरीके से और क्या दिक्कत करते हैं, कैटाकोलामाइन दिक्कत कर रहे थे एक तरीके से, बीटा ब्लॉकर था एक तरीके से, हमारी हार्ट रेट ने बढ़ाई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाई जा रहा है जबरदस्त। एक तरीके से क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है तो वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह करके, तो इसको कम करना होता है। उसके अलावा क्या कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हुए पाया गया है कि एक तरीके से जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है उसको बढ़ा कम कर देता है, एक तरीके से ताकि ऑक्सीजन वगैरह एक तरीके से कम मिल कम रहती है, एक तरीके से कंजप्शन को कम कर सकता है। और उसके अलावा मैंने बताया था ये कि हार्ट रेट को भी कम कर देता है ये। उसके अलावा क्या क्या यदि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यदि ये इसका काम नहीं कर रहा है, तो हमने पहले इसको देख के देखा क्या बीटा ब्लॉकर दिया, यदि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ने अपना काम नहीं किया तो यदि इसके लिए तो हम इसे देते हैं स्पाइरोलेक्टोन, जिसका भी कारण बस ये है डायूरेसिस कराना होता है, ज़्यादा ज़्यादा दूध किया हो हार्ट पे, जो हार्ट का इस तरीके से जो मामला है बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मुँह तो हार्ट को बचाओ, ये क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा हार्ट को बचाओ। ये है तो हमारा क्या हुआ है इस तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा इस तरीके से किसके स्पाइरोलेक्टोन था, क्या था एंजियोटेंसिन क्या कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होता है। एल्डोस्टेरॉन, अब ये तो मैं किडनी में बताऊंगा एल्डोस्टेरॉन वगैरह क्या होता है, किडनी में सिस्टम में पढ़ाया नहीं फिजियोलॉजी में। तो उसके बाद क्या हुआ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मुँह देगा आदमी तो क्या हुआ इधर ही उसमें भी प्रेशर जो होगा एक तरीके से कम हो जाएगा ये। फिर क्या होता है एक और ड्रग आ जाती है जिसमें बात करते हैं हम ARNT, जिसमें क्या आती है वेल्साटन और उसके बाद स्क्वेबिट्रिल होती है, वेल्साटन स्क्वेबिट्रिल संग में यूज करते हैं तरीके से। इसमें क्या होता है इसमें भी यही सिस्टम है, एक तरीके से हम ए से इनहिबिटर को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें इसको यूज करते हैं। इसका एक तरीके से डायलेस्टर फंक्शन जो होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, मतलब एक तरीके से क्रॉनिक वाली जो कंडीशन जो होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं इसको ज़्यादा इफेक्टिवली। मैं जैसे प्रिजर्वेशन पहले बताऊंगा उसमें नहीं है, मैं तो ये 3-4 जो ग्रुप बताया उसमें याद रखना, एक SGLT2I याद जरूर याद रखना ना, उसमें क्या होता है एम्पा गिफिजीने होती है, जिसके बारे में जब डायबिटीज में बात करेंगे तब करेंगे इसकी। तो एम्पाग्लिनियन नाइट्रोयूरेसिस में ग्लिफिजीने ग्लिफिजीन याद रखना, ग्लिफिजीन पीछे। तो ये एक तरीके से ड्रग हुई। फिर हम आते हैं हार्ट फेलियर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्चर। अब इसमें क्या होता है इसमें इसमें जब तक सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, इसमें क्या है ये तेरे कार्डियक को कॉन्ट्रैक्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से उतना आ ही नहीं रहा है, या आ रहा है तो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बढ़ गई है उसकी तुलना में, लेकिन आने वाला उतना ही है। अब ऐसे कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है जो मतलब डायलेटेड नहीं हो पा रहा है, डायलेटेड नहीं हो पा रहा है तो सीधा कारण तो ये लगा सकते हैं इस तरीके से क्या हो गया, इस हाइपरट्रोफी कार्डियक के हाइपरट्रोफी ज़्यादा इस तरीके से जगह है नहीं उसके लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आएगा फ्लूइड इस तरीके से कम, ये तो ये चीज बात है। उसके अलावा जो दूसरा जो मेन कॉमन कॉज कहा जाता है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन। लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, तो यदि मान के ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में हाइपरटेंशन होगी तो क्या होगा हमारा क्या वेन्स में भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। यदि हमारे क्या है मैंने बताया कंपनसेशन के काम देख नहीं कर रहा मैं, तो कंपनसेशन के नाम पे भी चीज़ें चल जाती है। किडनी ने जो हमारा एक तरीके से नॉर्मल जो चीज़ें से बढ़ाई हमारी, मान लीजिए हाइपरटेंशन डेवलप हुआ, मान के चले तो हाइपरटेंशन डेवलप होगा इस तरीके से क्या होगा हमारे क्या है इस तरीके से, अब मैं क्या बताऊँ इसके बीच में, तो जैसे मान के चले वो जो हमारा लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन के कारण क्या होगा, मतलब जो हमारे कार्डियक मसल जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो इतनी मसल पावर है वो बढ़ गई कार्डियक मसल की। जैसे लॉन्ग टर्म से जैसे मेरे अब छोटे एक संग में बहुत ज़्यादा वजन उठाऊंगा तब मेरी स्ट्रेंथ उतनी डेवलप नहीं होगी, लेकिन मेरी क्या धीरे धीरे करके ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, तो अब मैं क्या उस लेवल पर काम तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या कि मैं क्या लॉन्ग टर्म पे कर सकता हूँ उसको नहीं कर सकता हूँ। ये इससे रोल आ जाता है कि यदि मेरी क्या है अभी क्षमता में से मैं ज़्यादा पे काम कर तो पा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मैं क्योंकि मैं बाद में नहीं कर सकता उसको, तो इसके कारण फ्यूचर में हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। मतलब हार्ट फेलियर ही क्या जनरली आप पूछेंगे प्रिजर्वेशन फ्रैक्चर में हार्ट फेलियर है ही नहीं, लेकिन यह कि एक तरीके से डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, भाई सीधे याद रखना डायस्टोलिक डिस्फंक्शन ज़्यादा सही शब्द रहेगा इस तरीके के लिए, क्योंकि मेन क्या है कि हम जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है उससे तो ज़्यादा लगा रहा है हार्ट, क्योंकि इस तरीके से नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट रेट है,
लेकिन उसको लगाने के लिए जो मैं बता नहीं, तो जो फ्लूइड जो का जो फ्लो होना चाहिए था, फ्लूइड आना चाहिए था, वो उतना आया नहीं। जैसे एक तरीके से आप ऐसे लगा लीजिए, जैसे नॉर्मल आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा हो आपने कभी, जैसे मैंने पढ़ाया था, तो वो कार्डियक साइकिल में बताते थे जो मैंने आयोटिक वाल्व कैसे बंद होते हैं। आयोटिक वाल्व ऐसे बंद होते हैं कि हमने पिचकाया, पिचकाने के बाद क्या है कि ब्लैक फ्लो के कारण बंद होते हैं आयोटिक वाल्व, एक चीज होती है। अब मान के चले, यदि सिंपल सी बात है कि यदि क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा बना हुआ है, तो वो क्या पहले बंद नहीं हो जाएगा कपाल? बता लीजिए, उसका पहले बंद होगा इस तरीके से। अब मान के चला हार्ट का वाल्व है वो पहले बंद हो गया, तो इस तरीके से उसने जो पंप करने वाला था अगले के साइकिल के लिए, तो वो तो कम हो गया ना। मैंने इस तरीके से लगा लीजिए, आपको आपको पीछे से जोर लगाना है, इस तरीके से थोड़ा सा, इस तरीके से रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। याद की चलिए, मान के चले जैसे हमने आगे तक के रेजिस्टेंस खत्म कर दिया, ब्लड प्रेशर आगे चल गया, रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या आप इस तरीके से उतना जोर लगा पाएगा ना हार्ट? जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास अब वजन रखा जाए तभी तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। अब मान के चलो मेरे सामने वजन ही नहीं रखा जाए तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। ये अब जरा इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा डीप जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी इतनी लगा लीजिए, ऐसे हिसाब लगा सकते हैं। अब मान के चले क्या हुआ, एक तरीके से जो स्ट्रेंथ यदि मैं पुश करना था चीजों को, तो उसके कारण मेरे पास फ्लूइड भी तो होना चाहिए ना। जैसे कार्डियक ने चढ़ाया फ्लूइड, अब उसे प्रेशर लगाया, उससे नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर लगाना था नॉर्मल, लेकिन वो क्रॉनिक कंडीशन से चुकी, तो इस तरह से नॉर्मली वाइज मान लीजिए। लेकिन क्या जो हमारा इंडस्ट्रियल वॉल्यूम है वो तो अभी नॉर्मली बना हुआ है ना। इंडस्ट्रियल जो वॉल्यूम नॉर्मली बना हुआ है, तो इस तरीके से वो उतना ज्यादा है नहीं है हमारे पास, तो जो फ्लूइड से हमने प्रेशर लगाना था तो वो उतना नहीं लगा पा रहे, ऐसे लगा लीजिए। भले धीरे लगाए, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, इस तरीके से इतना ज्यादा याद रख सकते, ज्यादा डीप जा रहा हूँ मैं, इस तरीके से लगा लीजिए कि अब ठीक है चलो, इस तरीके से फ्लूइड ज्यादा हो तो ज्यादा जो लाएगा ना। भले एक तरीके से लगा लीजिए, एक आदमी इतना चौड़ा होकर दबा रहा है किसी चीज को, एक आदमी यूं ही दबा रहा है, किस में ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी? इतने ज्यादा चौड़े में स्ट्रेंथ आएगी ना, ऐसे लगा सकते हैं ना। अब मान के चले फ्लूइड ज्यादा है तो हार्ट हमारा पूरा खिंचगा, जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक जैसे मैंने पूरी खिंचकाई, इलास्टिक पूरी खिंचकी इलास्टिक। अब मेन क्या है, पूरी जितने स्ट्रेंथ जो खिंचकनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ पे खिंचगी, तभी तो अंदर से प्रॉपर प्रेशर लगेगी ना। जैसे मेरे प्रॉपर एकदम मसल कड़क कड़क की, तभी तो मैं प्रेशर लगा सकता हूँ। अब मान के चल मैं इतनी है तो इसमें मैं मसल कई कड़क करूंगा, ये चीज है ना। तो मान के चलो हार्ट है मान थोड़ा सा फैला, तो इसलिए तो वो इंजेक्शन करेगा तो तेरे उसमें ज्यादा जोर जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको फूलना भी तो जरूरी है ना, हार्ट पे इतने दबाव भरना भी तो जरूरी है ना। तो कार्डियो मोटिलिटी पे नहीं आ रहा, कार्डियो मोटिलिटी पुराना कॉन्सेप्ट तो छोड़ दी। मान के चलो हार्ट पे दबाव बढ़ेगा ही नहीं। अब मैं मान लीजिए आगे पढ़ने के ऊपर आपको दबाव डालेगा नहीं, पढ़ेंगे क्या जिंदगी में, ये लगाइए। ये तो कॉन्सेप्ट ये क्या तो बहुत ज्यादा ही दबाव डालने वाला चाहिए, मैं ना पढ़ा जिंदगी में। आपके ये क्या तो दबाव ही नहीं, आप पढ़ेंगे क्या, ये लगा लीजिए। मैं सीधे काम कर रहा हूँ, आपको घर बैठे बैठे खाना खाने को मिल रहा है सवेरे देना, कोई कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह सुनना आपसे। मम्मी पापा आगे तो कह रहे हैं कि भाई साहब हमको खाना खिलाएंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मना की मर्जी दे रहा कि मर्जी से पढ़ो मत पढ़ो, आप पढ़ेंगे क्या उसी लेवल पे? भले आप ज्यादा पढ़ सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन भले आप ज्यादा पढ़ सकते थे नॉर्मल लिमिट से, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आपके पास प्रेशर ही नहीं है। तब मान के चलिए यदि हार्ट के पास फ्लूइड ही नहीं आया, हार्ट उतना चौड़ा हुआ ही नहीं, तो वो उतना जोर लगा पाएगा कि नहीं? लगा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो वेसल में जो ब्लड जाना चाहिए था वो उतना जा ही नहीं पाएगा ना, है ना। ये अब ये कारण फ्लूइड नहीं आया, उसका कारण ये हो सकता है कि तेरा हाइपरट्रॉफी हो रखी है, उसमें तो कार्डियक का कोई दोष नहीं कहेंगे हम, ये हाइपरट्रॉफी हो रखी है तो एक तरीके से उसको वॉल ही ज्यादा है तो फ्लूइड इकट्ठा है ही नहीं पा रहा। लेकिन मेनली मैं कह रहा हूँ कि हार्ट फेलियर कैसे डेवलप हो रहा है, कि हार्ट फेलियर का मतलब है कि हमारा यहाँ से पानी आया, यहाँ से जा रहा, अपने अपना जोर लगा के नीचे फेंका, लेकिन उसमें जोर में दम नहीं आया उतना। अगर दम का कारण ये नहीं था कि मेरे हाथ में कम थी, लेकिन जो ऊपर से मेरे जो हथौड़ा था उसका वजन ही इतना कम था कि मैं इसको दबा ही नहीं पाया, नहीं है ना। मतलब आपको लोअर ठोकना है मान के चले तो मैं अच्छा खासा थोड़ा यूज करूंगा, तो मैं कील लेके थोड़ा ठोक सकता हूँ, है ना। मैं दीवार ठोकनी है मान के चले तो मैं
इससे ठोक सकता हूँ दीवार को, इससे तोड़ सकता हूँ। तो भले ही मेरे पास स्ट्रेंथ होली में तोड़ सकता हूँ ना, नहीं तोड़ सकता ना, भले ही मेरे पास कितनी भी दवा मैं नहीं तोड़ सकता इसको। मैं हथौड़ा लेके आऊंगा, मैं हथौड़ा तोड़ दूंगा, अभी तब भी नहीं तोड़ूंगा, तो बात में दम। लेकिन ये ही तरीके से तो जो कोई चीजें प्रेशर लगानी है वो भी तो होना चाहिए ना ज्यादा, तभी तो उस तरीके से जोर लगा पाएगा। तो इस तरीके से जिस इसके कारण हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, इस तरीके से इसके कारण जो हमारे प्रेशर लगना चाहिए था वो उतना नहीं लगा पा रहा हार्ट। इस तरीके से हाइपरटेंशन होती है नॉर्मल केस में, उसकी बात नहीं है, हाइपरटेंशन से कोई रिलेशन नहीं है। मैं ये बात कर रहा है, इस तरीके से जो हार्ट की पावर जो होती है हमारी नॉर्मल काम करने की, वो काम उतना नहीं कर पा रहा। हार्ट में इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हार्ट में एक तरीके से दिक्कत इस कारण ठीक है। आप यदि आप भी नहीं समझे तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। अब भी नहीं समझे तो फिर तो कोई है भाई, ये डायस्टोलिक समझना याद रखना। ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं ARN यूज कर देते हैं, इसमें स्क्वायबिलिटी वेंटिलेटर होती है, और उसके अलावा SGLT वाला बताया था मैंने, क्या कहते हैं इसी फिलिंग अब याद रखना चलाते फार्माकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है, इसी बारे में रिवीजन करते रहेंगे। ये एक्यूट कंडीशन में बात करके चले तो एक्यूट यदि परमानेंट एडिमा वाला हो रखा हो तो उसमें हम क्या फुरोसेमाइड यूज कर सकते हैं, ये चीज तो याद रहती है सबको। उसके अलावा ड्रग याद नहीं रहती। यदि एक्यूट हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं तो एक्यूट हार्ट में इमरजेंसी बहुत ज्यादा परमानेंट एडिमा डेवलप हो गया तो इस तरीके से क्या यूज करेंगे हम, तेरे फुरोसेमाइड यूज करते हैं। उसके अलावा बताता हूँ इस तरीके से हमारा एंटीजीडब्ल्यू यूज किया जाता है, उसके अलावा नाइट्रासाइड, और उसके अलावा ऑक्सीजन यूज किया जाता है। ऑक्सीजन तो पता रहती है तो उसको तो कोई ऑप्शन नहीं देते, या तो फुरोसिन मेडिसिन या तो आपको एंटीजी देगा या मॉर्फिन देगा या फिर इस तरह से नाइट्राफिन देगा ऑप्शन। फिर दूसरा क्या आता है हमारा इस तरह से कार्डियोजेनिक, नीचे की साइड में तो सीधे लगा देते हैं कार्डियोजेनिक हो गया, एपिनेफ्रिन डोबुटामाइन वगैरह होती है, या मिलेनिरॉन आती है वो ड्रग, उसको आप यूज कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है, तो प्रेस दबा के पता चल गया, मैकेनिकल प्रेस दबा के तेरे हार्ट को स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये मतलब लेक्चर तो बहुत छोटा था, लेकिन हकीकत में कॉन्सेप्ट समझाने में पूरी दिमाग लग गया मेरा। इस लेक्चर को देखने के बाद यदि आपको कार्डियो फेलियर में दिक्कत आ रही है तो आप कार्डियो फेलियर मत पढ़ना, आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, इस प्रकार हमारा लेक्चर आज से खत्म हुआ, ठीक है।